18वीं शताब्दी में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सत्ता की लड़ाई मैदानों पर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों पर लिखी जा रही थी। ये युद्ध था बक्सर का युद्ध, जहां एक तरफ थी अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ थी तीन बड़ी शक्तियां, जिसमें थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और इसके साथ ही मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध ने प्लासी की लड़ाई को पूरा किया। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों की नींव मजबूत की। इसके साथ ही ये युद्ध एक सडनली घटित घटना नहीं थी, बल्कि देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है उसकी जो भूमिका होती है वो पहले से तैयार होती है। जैसे कि इस युद्ध की हुई, इस युद्ध की भूमिका प्लासी की युद्ध के साथ ही शुरुआत हुई और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में अंग्रेज़ों के सामने आया, जिसे कहा गया बक्सर का युद्ध। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बक्सर के युद्ध के बारे में, कैसे अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत और रणनीति का प्रयोग किया और भारत में अपने कदम मजबूत किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्सों के इस सफ़र में। यहाँ हम आज बात करेंगे कि कैसे प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध तक की प्रक्रिया चली। होता क्या है, जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, मीर जाफ़र बनता है बंगाल का नवाब। जैसा कि उसने क्लाइव से वादे कर रखे थे, उन वादों को पूरा करने के लिए वो करता भी है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है और कलकत्ता के समीप 24 परगनों की ज़मींदारी देता है और कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान करता है। और ये तो करता ही है, ये तो सार्वजनिक रूप से था, लिखित में था। इसके साथ साथ वो हर्जाने और नजराने के तौर पर 17,50,000 रुपये कंपनी को देता है। और इतना देने के बावजूद भी कंपनी की जो क्षुधा थी, जो लोभ की, जो धन की जो भूख थी, वो शांत नहीं हो रही थी। और हम कह सकते हैं कि उसकी भूख की कोई सीमा नहीं थी और उसको मिटाने का जो धन है वो मुर्शिदाबाद के ख़जाने में नहीं था। और इसका प्रभाव ये पड़ा, मीर जाफ़र के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी हुई। चुनौतियाँ प्रशासन को संभालने की चुनौती, और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि जो आसपास के ज़मींदार थे, जैसे मिदनापुर के ज़मींदार थे राजा सिताब राय और पूर्णिया के ज़मींदार थे क्या कहते हैं उनको, अली खां। ये जो थे, इन्होंने क्या किया, इनको अपना नवाब मानने से ही मना कर दिया। और एक तरफ इनके जो दरबार में अधिकारी थे वो षड्यंत्र रच रहे थे। षड्यंत्र क्या था? वो ज़मींदारों को भड़का रहे थे, जिसमें इनको एक संदेह भी था अपने ही प्रशासन के अधिकारी पर। उसका नाम था दुर्लभ राय। लेकिन ये चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो क्लाइव की शरण में था। दूसरी बात ये थी कि जो मुग़ल सत्ता थी, जो मुग़ल शासन था, आलम द्वितीय, ये जो था, ये बंगाल की सत्ता हथियाने के लिए प्रयास कर रहा था। और दूसरी तरफ ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको धीरे धीरे ये लगने लगा था कि जो मीर कासिम है, ये जो बंगाल का नवाब है, ये प्रयास कर रहा है डचों के साथ मिलकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति जो है वो दुर्बल करने की। और इस घटनाक्रम के बीच में एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और वो घटना क्या थी? जो इसका जो बेटा था मीरान, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है जिसके चलते ये बीमार भी रहने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो जाता है। और उत्तराधिकार के संकट में दो पक्ष होते हैं। पहला मीरान का पुत्र होता है और चौथा जो होता है, जो मीर जाफ़र का दामाद होता है, जो मीर कासिम होता है। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। ऐसे में मीर कासिम करता क्या है, उस समय बंगाल के गवर्नर थे वांसी टाट से साँठ-गाँठ करके, धन का लालच देके सहयोग लेता है और बनता है बंगाल का नया नवाब मीर कासिम। और यहाँ से आरंभ होती है बक्सर की युद्ध की एक भूमिका, एक प्रक्रिया, एक घटनाक्रम में बनता है नवाब मीर कासिम।
मीर कासिम जो था वो अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी था। उसने नवाब बनते ही क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया और जो प्रशासनिक ढांचा था उसका नवीनीकरण किया। उसने पुराने अधिकारियों को हटाया और नए अधिकारियों की नियुक्ति की अपने हिसाब से। और दूसरा, उसने वांसी टाट से संधि की कि ये जो मुक्त व्यापार चल रहा है हम इस पर चुंगी लेंगे, 9% की चुंगी का उसने दावा किया और वांसी टाट ने दे भी दिया। लेकिन ये बात जब कलकत्ता काउंसिल को पहुंची वो उसकी गले से नहीं उतरी। कलकत्ता काउंसिल ने इसको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ भारत के मुक्त व्यापार पर, बंगाल के मुक्त व्यापार पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब उन्होंने खारिज किया तो जो कासिम था ये आग बबूला हो गया। तो इसने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया और वो क्रांतिकारी कदम था कि जो भारत के व्यापारी हैं उन व्यापारियों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे देना। और जब इसने ये मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी तब क्या हुआ, जो इनको लाभ मिल रहे थे अंग्रेज़ों को चुंगी के, दस्तक के, महसूल वसूल करने के, वो लाभ मिलने बंद हो गए। जिससे हुआ ये, इन्होंने अपना अपमान समझा और अपमान समझा, यहीं से आरंभ हुई युद्धों की श्रृंखला। 1763 में ही गिरिया का युद्ध हुआ, कोटवा का युद्ध हुआ, उद्दौलना का युद्ध हुआ और धीरे धीरे और इन युद्धों में कासिम की हार होती रही। फिर क्या हुआ, ये जो कासिम था ये भाग कर चला गया पटना और वहाँ इन्होंने एक संघ का गठन किया और उस संघ में थे तुम्हारे अवध के नवाब अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये 3 संघ बने और 1764 में जाकर बक्सर का युद्ध होता है। और ये एक ऐसा युद्ध था, इसमें षड्यंत्र नहीं था। इसमें दोनों ही जो सेनाएं थीं वो अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ लड़ी थीं। लेकिन जो अंग्रेज़ी सेना थी इसके पास फ्रांस से लड़ने के अपने नए अनुभव थे। इसके पास क्या कहें, सशक्त सेनाएं थीं। इसके पास यूरोपीय हथियार थे, यूरोप की ट्रेनिंग थी। और इन आधुनिकताओं के आगे जो पारंपरिक सेनाएं थीं, नवाब की, शाह आलम द्वितीय की और अवध के नवाब की, वो टिक नहीं पाई। क्या हुआ, ये जो नवाब था युद्ध हार गया। और जैसे ही ये युद्ध हारता है और यहाँ से आरंभ होता है भारत का बंगाल का पतन। बंगाल का पतन कैसे? क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी थोड़े बहुत अधिकार थे नवाब के पास वो भी घट जाते हैं। और इसकी बात हम करेंगे आने वाली श्रृंखला में कि ये जो बक्सर का युद्ध हारा गया इससे क्या बंगाल की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, वहाँ के कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा और बंगाल का जो वस्त्र उद्योग था वो फला फूला, क्या रही उसकी भी स्थिति।